तरीके उठते गिरते पथ का क्रम मैंने जाना, हिम शिखरों को सीखा नयनों ने अपनाना। गंगा गिरती है मेरे गिर के शिखरों से, मैंने जीवन भर पर्वत ही पर्वत देखे, दुर्गम बर्फानी उजाड़ हिमधाम सरीखे। ये हिमवंत कवि की पंक्तियां हैं। मैं आज इस संगोष्ठी में उपस्थित मंचासीन महानुभावों को नमस्कार करती हूँ, सभागार में उपस्थित सभी को नमस्कार करती हूँ। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में भूपाल सिंह और जानकी देवी के घर में हुआ। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी उडमांडा नागनाथ पोखरी के नजदीक का एक प्राथमिक स्कूल, वहां पर हुई 1929 में। 1932 में नागनाथ पोखरी जो प्राथमिक स्कूल था, मिडिल स्कूल था, वहां पर इनकी मिडिल की शिक्षा हुई। मैट्रिक की इनकी मैसमोर पौड़ी में हुई और इंटर इन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से किया 1937 में। 1939 में बीए करने के लिए ये इलाहाबाद गए और एमए इन्होंने लखनऊ में किया। सबसे ताजुब की बात है उस समय में कि 1936 में ये प्रेमचंद के लखनऊ वाले सम्मेलन में साहित्य में प्रतिभाग करने गए थे, जो प्रगतिशील लेखक संघ का वहां पर सम्मेलन हुआ था। जबकि 1936 में ये लगभग 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो शायद डीएवी का वो साहित्यिक माहौल इनको मिला था जिस वजह से ये लखनऊ तक भी पहुंचे थे। इनका समय छायावाद का है क्योंकि 1919 में इनका जन्म हुआ, 47 में इनकी मृत्यु होती है, तो छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक इनका समय माना जाता है। इस दौरान इन्होंने राष्ट्र चेतना की कविताएं तो लिखी ही, क्योंकि प्रकृति का हम मानते हैं ये हिमवंत के कवि हैं। प्रकृति और हिमालय को आधार बनाकर इन्होंने कविताएं लिखी। हिमालय को आधार बनाने के कारण इनको हिमालय का कालिदास भी कहते हैं, लेकिन गंगा प्रसाद बिमल जी इस पर कहते हैं कि वो प्रकृति के ही कवि हैं। शायद अभी उनका कोई कथन बदला हो, क्योंकि वो सोच संस्थान की ओर से शताब्दी वर्ष अगस्त मुनि में भी शामिल हुए थे 2019 में, लेकिन पूर्व में दिया हुआ उनका ये कथन है कि मूलतः प्रकृति के ही कवि हैं। उन्होंने प्रकृति के बाहर नहीं रखा, लेकिन हम आगे जब देखते हैं कि उन्होंने राष्ट्र चेतना की कविताएं लिखी, सामाजिक विषमता पर लिखी, मजदूरों पर लिखी, किसानों पर लिखी, स्त्री पर लिखी और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लिखी हैं। तो उस दायरे में जब हम देखते हैं तो राष्ट्र चेतना के सशक्त कवि हैं। मंगलेश डबराल, गोविंद चाटक समेत सभी आलोचक कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ प्रकृति के नहीं हैं, वो राष्ट्र चेतना के व्यापक दायरे में रहने वाले कवि हैं। और जब हम उनकी एक कविता देखते हैं प्रकृति की काफल पाको, कि एक अंधेरी रात जब मेघ गरजते, जाग उठा था मैं सैया पर दुख से रोते रोते, करता चिर मातृभूमि का प्रेम स्मरण, तभी मेरे तम के भीतर से लगा गूंजने एक चिर परिचित स्वर, काफल पाको काफल पाको। ये काफल पाको एक लोक का पक्षी तो है ही, उत्तराखंड हिमालय का विविधता से भरा हुआ एक पक्षी है, जिसका वर्णन इन्होंने एक पर्यावरणीय संकेत के रूप में किया है। इनकी नदियां अपने उद्गम से निश्चल तरीके से बहती हैं, क्योंकि उस समय पे बांध नहीं बने थे। हमने देखा उत्तराखंड हिमालय में 1960 के बाद टिहरी बांध बनता है, जबकि लखनऊ में जब ये गए इन्होंने वहां पर एक बांध देखा और कहते हैं बांध पर गोमती में कि बांध ने रोका उसे बाहें बढ़ाकर, शांत चलती गोमती को याद आए बचपन के दिनों के सैल, वे रोकते थे जो उसे बाहें बढ़ाकर। और हिमालय में जब कविताएं लिख रहे हैं तब कह रहे हैं मेरी नदी स्वयं अपने पथ को खोजेगी, अपने पथ को भी फूलों से भर देगी। इस तरीके से निश्चल चलती हुई नदियां हैं। और ये जब किसानों की दशा पर लिखते हैं कि मेरी आंखों से कहीं नहीं जाते वे भूखे किसान, सिर पर शोकों का भार लिए रोगों से कृष सूखे किसान। हम जानते हैं गढ़वाल हिमालय की विषम परिस्थितियां थी। आज भले ही हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ ट्रेन भी आने वाली है, उस समय कोटद्वार तक पैदल जाते थे। चंद्र कुंवर मिडिल की बोर्ड परीक्षा देने यहाँ पर इंटर कॉलेज आए थे परीक्षा देने। मैसमोर में उन्होंने पढ़ा क्योंकि मिडिल स्कूल इतने ज्यादा होते नहीं थे, तो वो विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी। गढ़वाल में जब चंद्र कुंवर लिख रहे थे तो हम जानते हैं कि रुद्रप्रयाग भी टिहरी जनपद के राजशाही के अंदर आता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन हम ये देखते हैं जब वो इलाहाबाद पढ़ने के लिए गए, राष्ट्रीय चेतना के कवियों से, निराला से, पंत से उनका संपर्क जब होता है, महादेवी से, तब हम उनकी कविताओं में सांप्रदायिकता विरोधी स्वर देखते हैं। तब वो कबीर को याद करते हैं
और मैंने शोध में भी ये पाया कि पंत समेत तमाम जो प्रगतिवादी कवि हैं या छायावादी, उन्होंने भी सांप्रदायिकता के विरुद्ध में इतनी कविताएं नहीं लिखी हैं जितना कि चंद्र कुंवर ने। उस हिसाब से आधुनिक कबीर वो ठहरते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। वो कहते हैं धर्म के नाम पर एक कविता में कि फिर है कबीर शमशान स्वानों से हिंदू और मुसलमान लड़ते, फिर है कबीर धर्म के नाम पर निरपराध मनुष्य बलि चढ़ते, यही धर्म सीखे तेरे देशवासी निरे अंधविश्वासी। इस तरह कबीर की भांति देश को चेताने की बंधन से इस तरह वो नवयुग का स्वागत करते हैं। ब्रिटेन के खिलाफ तो बोलते ही हैं, इस वजह से वैश्विक चेतना के भी कवि हैं। विश्व युद्ध भी चल रहा है और देश में स्वतंत्रता आंदोलन है, तो कवि देखिए, कवि ब्रिटेन के खिलाफ बोलते हुए अमेरिका साम्राज्यवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक है कि घर के भीतर रोंद हफ्सी की छाती को, बाहर प्रजातंत्र की जय बोलो। घर के भीतर लिंच करो काले निगरों का, बाहर आजादी की बातें करो मनोहर। इसलिए आज भले ही कोई उन्हें कालिदास कहे, हिमवंत का कवि कहे, किसी ने शोध में छायावादी प्रगतिवादी उन्हें ठहराया है, स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा है। आप जहां पर उन्हें खड़ा करना चाहें कीजिए, लेकिन उनकी कविताओं का सही मूल्यांकन हो, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल हो। विभिन्न जगहों पर स्मृति संस्थानों की ओर से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये हर साल होनी चाहिए। इन पर पीठ बने और साथ ही साथ इनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य की कविताएं हैं, सामाजिक बोध की कविताएं हैं, विश्व बंधुत्व की कविताएं हैं, वो दिनकर नागार्जुन पंत की भांति हमारे सिलेबस में होनी चाहिए। अंत में उनके जो कविता है कि मेरे पास इतना धन है देने को, नए फूल हैं पाँवों के नीचे बिछने को, निर्मल मन है और स्नेह से छल छल लोचन, न जाने कल ही क्या हो होने को, मेरे पास इतना धन है देने को। धन्यवाद।